स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। च1 अग्निहोत्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इंडिया के जाने माने परिवार में से एक सबसे पावरफुल खानदान अग्निहोत्री, जो पूरे इंडिया में बिजनेस किंग फैमिली के नाम से जाना जाता, जहां एक शख्स का नहीं बल्कि उनके खानदान का नाम आता अग्निहोत्री, जिनके सामने कोई भी दुश्मन खड़े होने के बारे में सोच भी नहीं सकता, जहां उनके हेटर्स का एक ही सपना था अग्निहोत्री को तोड़ना, क्योंकि उनके सबसे बड़े ताकत अग्निहोत्री के वो तीन भाई थे, शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, सूर्य अग्निहोत्री और उनकी पत्नी संध्या अग्निहोत्री के तीन जुड़वा बेटे। सूर्य अग्निहोत्री, जिसने अपने कड़ी मेहनत के दाम पर अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन को खड़ा किया था, जिसकी पहचान उन्होंने दी थी, पर जब इस कॉर्पोरेशन को अपने तीन बेटों को संभलाने को दिए, सबसे पहली इन्होंने यही बात कही थी, एकता सबसे बड़ी ताकत है मेरे बच्चों, तीनों एक दूसरे पर इस तरह विश्वास करना जैसे तुम अपनी रूह पर करते हो, दुनिया तुम तीनों को तोड़ अग्निहोत्री को तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर कभी मेरा परिवार टूटना नहीं चाहिए। अपने पिता की सिक को तीनों भाई ने अपने जहन में इस कदर उतारी कि आज उन तीनों के सामने कोई खड़े होने की कोशिश भी नहीं करता, और तीनों के मेहनत के दाम पर अग्निहोत्री इंडिया के बिजनेस किंग बन चुका। मुंबई शहर का वो इलाका जहां कोई भी आम इंसान नहीं जा सकता, जहां चारों तरफ एक एक इंच की दूरी पर उस पूरे इलाके को घेर खड़े गार्ड तैनात थे, जहां चारों तरफ कई किलोमीटर की दूर पर बहुत खूबसूरत गार्डन था, वही उसी एरिया के बीचों बीच एक हीरे की तरह चमक रखने वाला खूबसूरत महल नजर आ रहा था। उस महल के मेन दरवाजे से लेकर उस गर्दन के बीच से गुजरते उस एरिया के गेट तक एक रास्ता था, वही उस गेट के एक साइड बड़े बड़े अक्षरों में चमचमाता नाम लिखा हुआ था, अग्निहोत्री। अब चलते उस महल के अंदर, जो बाहर से जितना खूबसूरत था उसे कई गुना ज्यादा वो अंदर से खूबसूरत था। वही एक कमरे में 3-15 साल के लड़के, जो दिखने में सेम एक दूसरे के हमशक्ल, उनको कहीं से पहचाना नहीं जा सकता कि वो एक नहीं तीन है, जो एक दूसरे के आईने, एक दूसरे के परछाई थे। सिर्फ तीनों के बालों का कलर अलग था, पर तीनों दिखने में वो लोग कोई 15 साल के बच्चे नहीं, बल्कि 20 साल के एक अट्रैक्टिव नौजवान नजर आ रहे थे, जहां तीनों के पर्सनैलिटी, बॉडी, फेस इस कदर अट्रैक्टिव था कि कोई देखे तो देखता रह जाए। किसी 60 साल की औरत तक की नियम बिगड़ सकती थी, इतने कयामत थे वो तीनों। 8 पैक एब्स वाली, कटीला गोरा जिस्म, हल्दी ब्रेड वाला हैंडसम फेस और उनके हरी आंखें जो उनके बालों से ढका हुआ होता, उनके सिल्की काले ब्राउन और पर्पल हेयर। ये है हमारे कहानी के हीरो सूर्य अग्निहोत्री के पोते और शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री के एक एक एकलौते बेटे, रियांश अग्निहोत्री, प्रियांश अग्निहोत्री, क्रियांश अग्निहोत्री। जहां तीनों चचेरे भाई पर दिखने में एक दूसरे के परछाई और एक दूसरे के जान थे, तीनों जिनका बर्थ भी एक ही दिन हुआ था। वही उसी कमरे में 3 सोफे पर तीनों किसी राज के तरह बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और सामने एक एक लैपटॉप स्क्रीन को अपने बालों से ढके अपने हरी नजरों से घूरे जा रहे थे। तभी सामने स्क्रीन से किसी तीनों लोगों के दर्द से चीखने की एक भयानक आवाज आई, जिसको सुनते उन तीनों के मास्क से ढके होंठों पर भी एक तिरछी मुस्कान खिली। तभी फिर से सामने से 3 रिस्पेक्टफुली आवाज आई, किंग व्हाट टू डू विद इट नाउ, जिसको सुनते रियांश, प्रियांश, क्रियांश बोले, पुट इट नियर और रैट, जिसको सुनते सपने लैपटॉप के दूसरे तरफ से चीखते हुए आवाज आई, नहीं नहीं, नो नो किंग, हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते, हमें मार दो, जान से मार दो प्लीज। पर तीनों उस आवाज को इग्नोर करते लैपटॉप को बंद किया। वैसे ही रियांश, प्रियांश, क्रियांश एक दूसरे का चेहरे देखते उस कमरे से बाहर निकलते सामने के 3 अलग अलग रूम में चले गए। उस इविल के नीचे बड़े से हाल में, जहां चारों तरफ नौकर की फौज दौड़ रही थी, वही डाइनिंग टेबल पर 3 औरतें मुस्कुराते हुए डिनर सजा रही थी और उनके आसपास नौकर खड़े उनकी हेल्प कर रहे थे। तीनों औरतें पूरी तरह किसी बड़े खानदान की बहुएं नजर आ रही थी। उनमें एक अलग से चमक और शालीनता थी, उनके चेहरे पर एक अलग ही मनमोहक मुस्कान थी। तीनों औरतें अग्निहोत्री की लक्ष्मी और उनकी 3 बहिए थी, शिवन्या शिवराज अग्निहोत्री, युवान्या युवराज अग्निहोत्री, नवन्या नवराज अग्निहोत्री, जो तीनों भी सगी बहनें थी और हमारे कहानी के हीरो की मॉम। शिवन्या जी अपने पास खड़े नौकर से लंच की ट्रे लेते हुए बोली, पापा जी, मम्मी जी कहाँ है? नौकर कुछ बोलते उससे पहले नवन्या जी बोली, दीदी, मम्मी जी और पापा जी इस वक्त कहाँ होंगे, आपको पता ही है। रामू काका, आपने नहीं बुलाया उन्हें? रामू काका, जो वहां के सबसे पुराने नौकर थे, जिनका काम बाकी नौकरी को हैंडल करना था, वो नवन्या जी के बात सुनते हुए बोले, छोटी बहुरानी, हमने साहब और मालकिन को कब का बुलाने गए थे, पर आप लोगों को पता ही है बहुरानी, हमारे साहब अब भी जवान है। ये बोलते रामू काका शर्म से अपना सर झुका लिए। वही उनके बात सुनते शिवन्या जी, युवन्या जी, नवन्या जी हंसते हुए मुस्कुराने लगी। वही बाकी पास में खड़े सभी नौकर अपना मुंह दबाकर हंसने लगे। वो लोग अभी कुछ और बोलते उससे पहले वहां एक दमादार आवाज गूंजी, तुम हमारे बहुओं से हमारी क्या शिकायत कर रहा है रामू? सभी उस आवाज की दिशा में देखने लगे, जहां पर 70 साल का आदमी खड़ा, जिनके बाल सफेद थे पर चेहरे पर रुतबा और पर्सनैलिटी ओरा इस कदर था जैसे वो 40 साल के जवान हो। उनको देखते ही पता चल रहा था वो अपनी जवानी में किसी मॉडल को भी मात देते होंगे। ये थे सूर्य अग्निहोत्री, जिनके दाम पर पूरा अग्निहोत्री खड़ा था। अग्निहोत्री के मुखिया, जिनके सामने कोई नजारे उठाकर भी बात करने की हिम्मत नहीं करता, सिर्फ इनके 3 पोतों को छोड़।
वहीं उनके बगल में एक औरत खड़ी थी जो दिखने में उनकी पत्नी नजर आ रही, जिनके चेहरे के चमक और रौनक किसी 30 साल के औरत जैसे थे जो सभ्य भारतीय नारी नजर आती। उनके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थे, पर वो अपनी तिरछी गुस्से भरी नजरों से सूर्य अग्निहोत्री को देख रही। ये थी संध्या अग्निहोत्री, अग्निहोत्री खानदान की मालकिन जिन्होंने अपने परिवार को सहेजा है। चटू ब्रेकफास्ट टाइम। सूर्या अग्निहोत्री को देखते सभी पूरे तरह शांत हो गए। वही रामू काका हड़बड़ाते हुए बोलने लगे, वो मालिक, हम तो बस यही कहा रहे हैं कि हमारे साहब अब भी जवान है, बस आपकी तारीफ कर रहे थे। सूर्या अग्निहोत्री डाइनिंग टेबल पर चले आते बोलने लगे, हमें अच्छे से पता तू हमारे बहुओं से हमारी क्या शिकत कर रहा है, हमारे रोमांस के दुश्मन। ये बोलते सूर्या जी रामू को गुस्से से घूरने लगे। वही उनके बात सुनते सभी अपने मुंह छुपाते शर्माने लगे थे। संध्या जी गुस्से से अपने पति को कोहनी मरते अपने आंखें दिखाते हुए बोली, चुप करिए जी, थोड़ी तो शर्म लज्जा रखिए, हमारी बहुओं के सामने ये सब बातें करते थोड़ी भी लज्जा नहीं आती आपको, आपके पोते जवान हो रहे पर आपको इतना बोलते। संध्या जी सूर्य जी से अपने नजारे फेर सभी के तरफ देखते मुस्कुराते अपने बहुओं को देखते हुए बोली, क्या बन्या है हमारी बच्चियों ने। युवन्या जी मुस्कुराते हुए सान्या जी के लिए हेड के चेयर के जस्ट बगल वाली चेयर को खींचते हुए बोली, आए मम्मी आप ही देख लीजिए। शिवन्या जी हेड के चेयर को खींचते हुए बोली, आए पापा जी, जिसे सूर्या जी हेड के चेयर पर बैठ गए और उनके बगल में बैठते संध्या जी उनको अब भी गुस्से से घूर रही थी। सूर्या जी अपने पत्नी के गुस्से भरे चेहरे को देखते पानी पीने अपने बहुओं को देखते हुए बोले, कहाँ है थरी देव। शिवन्या जी, युवन्या जी, नवनया जी मुस्कुराते हुए बोली, बस पापा जी आ रहे हैं। तभी सीढ़ियों से तीन दमदार पर्सनैलिटी के 40 साल के आदमी बिजनेस शूट पहने मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर आते हुए नजर आए, जिसे सभी उस तरफ देखने तीनों सूर्या जी के बगल वाली चेयर में बैठते मुस्कुराते हुए सूर्या जी के तरफ देखने लगे, जो उनको घूरते हुए बोले, शायद तुम तीनों हमारे सिख को भूल रहे हैं, पूरे 2 मिनट लेट हो तुम तीनों। वो तीनों आदमी शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री थे, जो अपने डैड के बात सुन हल्का सा अपना सर झुकाते हुए बोले, सॉरी डैड, बस ऑफिस का थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कॉल आ गया था। सूर्या जी अपने उसी रौबदार तरीके उनको घूरते हुए बोले, तीनों बुला चुके हो, हमने क्या सिखाया है, एक एक सेकंड किस तरह कीमती है। शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री, जिनके सामने पूरी इंडिया झुकती, तीनों अपने डैड के सामने एक आवाज तक नहीं निकाल पाते। संध्या जी अपने पति को देखते थोड़े गुस्से से बोली, बस भी करिए, जब देखो तब आप मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो, 2 मिनट की देरी क्या हो गई। आप उनको अपना भाषण सुनने लग गए। आप अपने पोतों को देखिए, तीनों आपके लाडलों का कल से कोई दर्शन नहीं दिए, बस उस ऊपर 4 दीवारों में कैद है, आपको तो उन्हें कुछ भी नहीं कहना, या आपको उन तीनों की कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसा लगता जैसे हमारे घर में बच्चे होकर भी नहीं। सूर्या जी संध्या जी के बात सुनते नरमी से बोलने लगे, हमारे पोते हमारा अभिमान है संध्या, देखना एक दिन वो तीनों पूरे दुनिया में राज करेंगे। संध्या जी पर ऐसे राज ऐसे रुतबे का क्या करना जहां सुकून ही ना हो। ये बोलते संध्या जी के आंखें हल्की नम होने लगी थी। वही शिवन्या जी, युवन्या जी, नवन्या जी अपने सर झुकाए हुए थी। शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री अपने पत्नी के तरफ देखते हुए बोले, आ रहे हैं न वो तीनों, अगर इस बार नहीं आए तो उनका बाप वहां जाएगा। तीनों औरतें कुछ बोलती उससे पहले ऊपर सीढ़ियों से 3 ठंडी आवाज गूंजी, वी हैव अराइव्ड, जिसे सभी उस तरफ देखने लगे जहां 3 लड़के पूरे ब्लॉक्स कपड़ों से ढके खड़े थे। उनके हाथों से लेकर उनके पैरों में एक जगह भी उनके बॉडी पार्ट नजर नहीं आ रहा था। तीनों के हाथों ब्लॉक ग्लास, पैरों में ब्लैक जूते और चेहरे पर ब्लॉक मास्क लगा हुआ था, और उनके हेयर जो उनके माथे को हल्के हल्के ढके हुए थे, जहां से उनके हरी आंखें चमक रही थी। तीनों डाइनिंग टेबल के पास आते उस टेबल के दूसरे, शायद सूर्या के जस्ट सामने 3 चेयर लगे हुए, वहां पर कोई भी नौकर नहीं खड़ा था, न उस तरफ क्लीन करने के बाद कोई जाता था। तीनों वहां आते चेयर पर बैठते हुए उसी तरह भाव शून्य हुए बोले, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये थे तीनों रियांश अग्निहोत्री, प्रियांश अग्निहोत्री, क्रियांश अग्निहोत्री। सूर्या जी के चेहरे पर घमंड भरी चमक आ गए। वो अपने पोतों को देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। शिवराज जी, नवराज जी, युवराज जी अपने बेटों को घूरते हुए बोले, तुम तीनों की बीमारी ऐसी ही ठीक नहीं हो जाएगी, सबसे मिलना और घूमना सीखो, जिंदगी ऐसी ही नहीं काटने वाली। सूर्या जी गुस्से से गुर्राते हुए बोले, हमारे पोते हैं वो, तमीज से बात करना सीखो, बाप हो तो बाप बनकर रहा भूलो मत, वो हमारे सूर्या अग्निहोत्री के पोते हैं। शिवराज, युवराज, नवराज अग्निहोत्री कुछ बोलते उससे पहले संध्या जी सभी के तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, बस भी करिए, आप लोग सुबह सुबह सब चैन से नाश्ता भी कर नहीं सकते, हमारे पोते आए हैं न, इतना बोल संध्या जी अपने बाहुओं को देखते हुए बोली, बेटा आप लोग नाश्ता सर्व करिए और हमारे डुग्गू, प्रियांश, बिट्टी, प्रियांश, किट्टू, प्रियांश को सबसे पहले दीजिए, बाकी सब नौकर संभाल लेंगे, और हमारे साथ भी आप तीनों बैठिए। शिवन्या जी, नवन्या जी, युवन्या जी नम आंखों से अपना सर हा के हिला दी, फिर तीनों मुस्कुराते हुए अपने बेटों के पास जाते उन तीनों को देखते ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। वैसे अचानक से रियांश, प्रियांश, क्रियांश के चेहरे पर पसीने उभरने लगे और तीनों के आंखें खून से गहरे लाल होने लगे। तीनों औरतें जैसे ही अपने बेटों के आंखें को देखी, वैसे ही उनके हाथों से खाने की ट्रे छुटते नीचे गिर गए और तीनों अपने बेटों को छूने के लिए हाथ बढ़ते हुए बोली,
शिवन्या, प्रियांश मेरा बच्चा। युवन्या, प्रियांश बच्चा आप। नवन्या, प्रियांश बच्चा ये। उससे पहले तीनों अपने बच्चों को छूती तीनों अपने हाथ हवा में ही रोक ली। प्रियांश अपने मॉम के तरफ देखे बिना चेयर से उठाते हुए बोली, मॉम डोंट वरी वी आर फाइन। इतने बोलते तीनों सीधे अपने प्राइवेट लेफ्ट के तरफ तेजी से बढ़ गए। अपने बेटों जाते देखते शिवान्या, युवन्या, नवन्या जी रोते हुए लड़खड़ाने लगी थी। वैसे ही शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री अपनी पत्नी को संभाल लिए। संध्या जी अपने आंसू भरे नजरों से अपने पोतों को जाता देख सूर्या जी के तरफ देखते हुए बोली, आप कुछ करते क्यों नहीं जी? हमारे पोते, हमारे बच्चे आखिर कब तक इस दर्द से जूझते रहेंगे जहां उसके आसपास भी कोई नहीं आ सकता उनको छूना तो दूर की बात। ये कैसी जिंदगी है जी? कैसे रहेंगे हमारे खून हमारे बच्चे इस तन्हाई भारी इस अकेले जिंदगी में? चथरी उनके जान जा सकते हैं। संध्या जी आगे बोलने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे पोते की जिंदगी में सिर्फ तन्हाई रहा जाएगा। ये जितना धन दौलत है किसी काम के नहीं रहेंगे, किसी काम के नहीं। आप कुछ करिए जी, मेरे बच्चों को ठीक कर दीजिए। सूर्या जी संध्या जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सब्र करिए संध्या, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हमें विश्वास है, हम अपने तरफ से हर एक कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को ठीक करने के लिए। एक दिन देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। वो ऊपर वाला कुछ ऐसा चमत्कार जरूर देखेगा। और रही बात हमारी वंश की तो आप फिक्र मत कीजिए, हमारे परपोता आपके खुद जरूर खेलेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। शिवन्या जी, युवन्या जी, नवन्या जी अपने पति के सीने से लगे रोते जा रही थी। वैसे ही वो तीनों सूर्या जी के बात सुन रोते हुए अपने कमरे के तरफ दौड़ी। सभी उनको जाते देखते ही रहे। सूर्या जी अपने बेटों को आंखों से अपने बहुओं के पीछे जाने का इशारा किए। वही ऊपर के एक कमरे में जहां पूरे तरह अंधेरा छाया हुआ था, किसी काली गहरी अंधेरी रात की तरह, साथ ही कमरे का टेम्परेचर पूरा शून्य था। वही एक टीम ब्लू लाइट हल्की रोशनी जल रही थी जो उस अंधेरे से भरे कमरे और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। वहीं एक लड़का बेड पर लेटा नजर आ रहा जिसके अट्रैक्टिव बॉडी इस वक्त पूरे तरह खुले हुए थे, पर उसके गोरे जिस्म पर इस वक्त रेड रीसेस छाए हुए थे। वो बहुत बुरे नजर आ रहा था, जैसे फोले पड़े हो, इतना दर्दनाक दिख रहा था उसके वो अट्रैक्टिव बॉडी पर। उस शख्स के आंखें बंद थे, जैसे उसको इस भयानक दर्द को महसूस करने की आदत हो। ये था रियांश अग्निहोत्री, जिसके बॉडी के हर एक पार्ट में फोल नजर आ रहे जो किसी के भी रूह को कांपा दे। तभी वो एक झटके से अपने आंखों को खोला। उसके हरी आंखें इस वक्त खून से गहरे लाल थे। वो झटके से बेड पर बैठा और खुद के बॉडी को बिना किसी भाव के देखने लगा। उसी के साथ उसके कमरे का में रिंग बजाने लगा। वो अपनी ठंडी डरवानी आवाज से बोला, कमिंग। वैसे ही एक मेल डॉक्टर अपने बॉडी को पूरे तरह कवर किए अंदर आया और रियांश को देखते रिस्पेक्ट से अपना सर झुकाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। रियांश अपने लाल नजरों को उस डॉक्टर के तरफ घूमते हुए बोला, स्टार्ट योर। रियांश के बात सुनते उसके नजरों को देखते डॉक्टर कांप उठा। हल्का रियांश की एज बच्चे की थी, पर वो कहीं से भी बच्चा नजर नहीं आता था। वैसे ही डॉक्टर अपने कांपते हाथों से इंजेक्शन लोड करने लगा। वही दूसरे रूम में जहां वही अंधेरा छाया हुआ था, पर इस वक्त वहां रेड बल्ब की रोशनी जल रही थी। जहां एक लड़का सोफे पर सर टिकाए बैठा हुआ था, उसके आंखें बंद थे। सेम उसके अट्रैक्टिव गोरे बॉडी में पूरे तरह वही रेड रिसेस के फोले पड़े हुए थे। शून्य तापमान के उस कमरे में भी वो लड़का पूरे तरह जल रहा था। उसके पूरे बॉडी में पसीने के बूंदे थे, पर चेहरे पर सीकन का नाम मात्र तक नहीं था, जैसे उसको इस दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये था प्रियांश अग्निहोत्री। तभी उस कमरे में एक रिंग बाजी जिसे वो लड़का एक शब्द बोला, कमिंग। उसी के साथ वो झटके से अपने आंखें खोला जो वही अंगारे से दहकते लाल थी जो किसी के रूह को कांपा दे। तभी एक डॉक्टर अंदर आया, वो भी पूरे तरह कपड़ों से ढका हुआ था और प्रियांश को देख कांपते हुए विश किया और वैसे ही अपना काम करने लगा। तीसरे कमरे में जिसमें अंधेरे में एक ग्रीन लाइट रोशनी जल रही थी, जिसको सोफे पर बैठा एक लड़का उस लाइट की स्विच को बार बार ऑन ऑफ कर रहा था, जिसे उस लड़के के फोले से धधकती बॉडी नजर आ रही थी। वो लड़का एक तक सामने देख रहा था, उसके आंखें खून के समान लाल थे, पर उसके चेहरे पर कोई भी दर्द के भाव नहीं थे। वो पूरे तरह भाव शून्य था और जीरो टेम्परेचर में वो पसीने से नहा रहा था। ये था प्रियांश अग्निहोत्री। तभी उसके कमरे में भी एक रिंग ऑन, वो अपने रूड और डरवानी आवाज से बोला, कमिंग। तभी एक डॉक्टर उसी तरह पूरे तरह ढाका हुआ अंदर आया और कांपते हुए प्रियांश को विश करते हुए उसका ट्रीटमेंट करने लगा। कुछ देर बाद उस फ्लोर से 3 डॉक्टर नीचे आए जहां सभी सोफे पर बैठे उनका ही इंतजार कर रहे थे। शिवान्या अग्निहोत्री, नवान्या अग्निहोत्री, युवान्या अग्निहोत्री तीनों झट से सोफे से उठ उन डॉक्टर पास जाते बोलने लगे, हमारे बच्चे कैसे हैं? हमारे बेटे ठीक है ना? बोलिए ना कुछ, कैसे है हमारे रियांश? प्रियांश उनको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रहा ना? तीनों लगातार सवाल किए जा रही थी, जिसको देखते संध्या जी अपने बहुओं को शांत करते हुए बोली, बेटा डॉक्टर को कुछ बोलने तो दीजिए, शांत हो जाए हमारे डुग्गू, बिट्टू, किट्टू बहुत बहादुर, वो ठीक ही होंगे हमारे बच्चे। जिसे शिवन्या जी, युवान्या जी, नवान्या जी शांत होते उन डॉक्टर को देखने लगी। सूर्या अग्निहोत्री उन तीनों डॉक्टर को देखते अपने रौबदार आवाज से बोले, बोलिए हमारे पोते कैसे है? कोई समस्या तो नहीं?
वो तीनों डॉक्टर अपने चेहरे से पसीने साफ करते उन सभी को देखते थोड़े डरते हुए बोलने लगे, आई एम सो सॉरी सर, उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, हम अपने तरफ से उनके बीमारी का इलाज करने की हर एक कोशिश किए पर उनके इस डिसीज के आगे दुनिया के कोई भी दवाई अपना काम नहीं कर रहे। इनफैक्ट उनकी डिसीज उनके एज बढ़ने के साथ बढ़ते जा रहे हैं जो उनके कंट्रोल के बाहर हो रहा है। इतने दर्द इतनी तकलीफ में भी उनमें दर्द का नाम तक नहीं, कोई आम इंसान इस दर्द को एक बार भी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा पर वो तीनों इतनी कम उम्र में इतना पेन सह रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने हमें कुछ भी बताने को माना किया था, अब हमारी जान आपके हाथ में है सर, हमें बचा लीजिए उन तीनों से। और एक बात और सर, अगर अगर ऐसे ऐसे चलता रहा तो आने वाले कुछ ही महीनों में उनके 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 जान जा सकते हैं। उसी के साथ वहां गुस्से से भरी दहाड़ती आवाज गूंजी, डॉक्टर। ये आवाज ऐसा था कि एक पल को वो पूरा महल कांप उठा। चफोट दर्द या सनक। सूर्या अग्निहोत्री डॉक्टर के बात सुनते चीख उठे, उसी के साथ शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री तीनों एक साथ डॉक्टर के गर्दन को पकड़ दबाते हुए उन डॉक्टर को अपने जलती नजरों से देखते अपने दांत पीसते बोलने लगे, जबान संभाल कर, तुझे पता तू किसके बारे में बोल रहा है? अग्निहोत्री के वंशज है वो, अग्निहोत्री के चिराज है वो, अग्निहोत्री के। तुझे इस गलत की कीमत अपनी जान देकर चुकाने पड़ेंगे। इतना बोलते वो तीनों उन डॉक्टर के गर्दन को दबाते गए। डॉक्टर के तो जैसे सांसें रुक चुके थे और आंखें बाहर निकल चुके थे, वो फर्श से 3 फुट ऊपर उठ चुका था। उनके पैर फाड़ा रहे थे जैसे मरने ही वाले हो। तभी सूर्या जी अपने बेटों को अपने उसी रौबदार अंदाज से बोले, छोड़ो उन्हें। उसी के साथ शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री एक पल में ही उन डॉक्टर्स को छोड़ दिए पर उनको अपनी लाल जलती नजरों से देखते ही रहे जैसे उनके डैड नहीं बोलते तो तीनों अभी के अभी एक सेकंड अंदर ही उन तीनों डॉक्टर को जान से ही मार डालते। डॉक्टर छुट्टे ही सीधे फर्श पर बेहोश होते गिरा। वही शिवन्या, युवान्या, नवन्या अग्निहोत्री उन डॉक्टर के बात सुनते स्तंभ सी हो गई। उनके सांसें तेज हो चुके थे, तीनों अपने दिल में हाथ रख हफाते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। संध्या जी की आंखें से लगातार आंसू बहते जा रहे थे, वो अपने आंसू भरे नजरों से अपने बहुओं को देखने लगी। उसी के साथ उनके मुंह से चीख निकली, शिवन्या, युवन्या, नवन्या, जिसे सभी उस तरफ देखने लगे। उसी के साथ शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री तीनों अपने पत्नियों के तरफ दौड़ते हुए उनकी अपने बाहों में संभलते हुए चीखे, शिवी, युवी, नवी। और तीनों झट से अपने पत्नियों को अपने बाहों में उठाते सीधे अपने रूम के तरफ दौड़े। वही सूर्या अग्निहोत्री अपने पत्नी को संभलते हुए उन बेहोश डॉक्टर को देखते अपनी डरवानी आवाज से घुराए, अपने होश में आ डॉक्टर, वरना हमेशा के लिए यही बेहोश हो जाएगा। उसी के साथ एक झटके से वो तीनों डॉक्टर खांसते हुए अपने होश में आए और सामने सूर्या अग्निहोत्री को देखते वो तीनों झट से अपने जगह से खड़े होते, तीनों कांपते हुए बोलने लगे, आए आ सा। वो लोग आगे कुछ बोलते उससे पहले सूर्या अग्निहोत्री फिर से अपने धीरे मगर डरवानी आवाज से गुराए, मेरी बहुएं सही सलामत चाहिए मुझे। वैसे ही वो तीनों डॉक्टर वहां से वो तीनों कमरे के तरफ हवा के रफ्तार से दौड़े। कुछ देर बाद शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री के कमरे में तीनों डॉक्टर बेड पर बेहोश शिवन्या, युवन्या, नवन्या अग्निहोत्री को अपने कांपते हाथों से चेक कर रही थी। वही सामने खड़े शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री अपने अपने रूम में उन तीन में से एक डॉक्टर को अपने दहकती नजरों से देखे जाते। डॉक्टर उन तीनों औरतों को चेक करते। शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री को देखते हुए बोले, सर मैम का बीपी हाई हो चुका है, हाँ हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। पर ये सब डॉक्टर कांपते हुए उनके जबान लड़खड़ा रहे थे। तीनों आदमी उन डॉक्टर को देखते अपनी डरवानी आवाज से दहाड़ उठे, पर क्या? डॉक्टर कांपते हुए आगे बोलने लगे, पर सर, अगर मैम की कंडीशन ऐसी रही तो। शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री उन डॉक्टर को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए चीखे, तो क्या? डॉक्टर्स कांप उठे और अपने थूक निकलते बोलने लगे, तो मैम की दे डेथ। आधी बात बोलते वो तीनों डॉक्टर उन तीन कमरे से अपने जान हथेली में रख दौड़ते हुए बाहर निकले, पर सामने खड़े सूर्या अग्निहोत्री को देखते उनके कदम वही ही थम गए। सूर्या जी कुछ बोलते उससे पहले संध्या जी रोते हुए बोलने लगी, हाँ हमारी बहुएं कैसी है? वो तीनों ठीक है ना? बोलिए डॉक्टर। वही ऊपर की मंजिल के 3 आलिशान रूम में जहां बर्फ जम वाली ठंडी थी और रूह कांपने वाला वो अजीब सा ऑरा, वही रियांश अग्निहोत्री के रूम में जहां एक बहुत अजीब सी म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही थी। उस धुन में एक बहुत अजीब सा दर्द और उतना ही खौफनाक था जैसे किसी की कैद पोसिव जहर दर्द जैसी बहुत खतरनाक सनक पैदा कर रही थी, जिसे कोई सुन भी ले तो डर से कांप उठे। वही
रूम के एक साइड जहां हल्की सी रोशनी थी वही एक बहुत बड़ा और उतना खूबसूरत पियोनो रखा हुआ था जहां एक लड़का पूरे तरह शर्टलेस बैठा हुआ था जहां पीछे से उसकी वो अट्रैक्टिव मुस्कुलर पीठ शोल्डर फोले से धधकते लाल नजर आ रहे थे। ये रियांश अग्निहोत्री था जो उस पियोनो में अपने उंगलियों को हवा से बातें करते हुए घुमा रहा था जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और आंखें बंद थे। उसके पूरे बॉडी में अब भी वो फोले उसी तरह नजर आ रहे, उसमें कहीं से भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। प्रियांश अग्निहोत्री के कमरे में जहां चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था वहां पर भी एक अलग ही धुन की आवाज पूरे कमरे में गूंज थी। वो धुन इतनी डरवानी, दर्द भरी, खतरनाक सनक बाय कर रही थी कि सुनने वाले की रूह कांप उठे। वही उसी कमरे में एक साइड जहां ग्रीन लाइट की हल्की रोशनी जल रही थी वही एक लड़का जिसके फोले से धधकली खुली अट्रैक्टिव गोरी लाल पीठ नजर आ रही। वही लड़का एक बहुत खूबसूरत और उतने ही अजीब सा गिटार को पकड़े उसके तारों में अपने उंगलियों को तेजी से घुमा रहा जिससे उसके उंगलियों से खून बहते उस गिटार की तारों में फैल रहा था। ये धुन प्रियांश अग्निहोत्री बजा रहा था जिसके आंखें बंद थी और उसके काले लंबे सिल्की बाल उसके माथे को ढके हुए थे। प्रियांश अग्निहोत्री के रूम में भी उसी तरह अंधेरे से घिरा हुआ था जहां पर एक बहुत अलग और अजीब म्यूजिक की धुन गूंज रहे थे जिसके आवाज में भी एक बहुत अलग तरह की डर, खौफ, दर्द और सनक पैदा कर रहे थे जो इस तरह था कि किसी के रूह तक कांप उठे। वही उसी कमरे के एक कोने में एक लड़का शर्टलेस खड़ा नजर आ रहा था जिसके सिर्फ उसके वो अट्रैक्टिव फोले से जलती लाल लाल पीठ नजर आ रही थी जो एक मोंडोलिन पकड़े उनमें अपने उंगलियों को तितलियों की तरह नाचा रहा जिसे उंगलियां छिल चुके थे, जिसे खून निकलते नीचे फर्श पर गिर था। ये धुन, ये मोंडोलिन प्रियांश अग्निहोत्री बजा रहा था जिसके आंखें बंद थी और हल्के वाइट ब्लैक हेयर से पसीने की बूंदें टपकते उसके सीने पर गिर रहे थे। इस वक्त तीनों अग्निहोत्री जितने अट्रैक्टिव नजर आ रहे उतने ही डरवाने नजारे आ रहे थे कि देखने वाले रूह कांप उठे। च 5 वो आ रही है। कुछ वक्त बाद शिवन्या अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवन्या अग्निहोत्री, संध्या जी हाल में परेशानी से बैठे हुई थी। वही शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री को ऑफिस से इंपोर्टेंस काम आने की वजह से अपनी पत्नी को आराम करने बोल तीनों आदमी ऑफिस के लिए निकल गए। वही सूर्या जी उस ऑफिस के एमडी होने की वजह उनको जाना पड़ा। शिवन्या, युवन्या, नवन्या तीनों अपने आंसू भरे नजरों से संध्या जी को देखते हुए बोलने लगी, मम्मी जी कुछ कीजिए, प्लेट हमारे बच्चों को बचा लीजिए अपने जिरागा को। संध्या जी अपने तीनों बहुओं को संभलते हुई, उनके भी आंखों में नमी थे, वो अपने बहुओं को देखते हुए बोली, हमारे रहते हमारे पोतों को कुछ भी नहीं होगा, विश्वास रखिए, अग्निहोत्री का खून बहता है, उनके रगों में इतने कमजोर नहीं है हमारे बच्चे। हम आज गुरु जी के पास जाएंगे। हमारे बच्चों का जन्म उनके कहे अनुसार हुआ, उनका भविष्य भी उनके बोले गए वाणी अनुसार हो रहा है, पर अब बहुत हुआ। अब हमारे बच्चों के दर्द का समधन उन्हें निकलना ही पड़ेगा। चलने की तैयारी करिए, अगर माता रानी ने उनके जीवन में दर्द लिखा है इसका समधन भी वही लाएगी। जंगल से घिरा एक इलाका जहां दूर से ही एक बहुत पुराना और विशाल मंदिर नजर आ रहा थी जिसके चमक अब भी हीरे के तरह बरकरार थी। वहीं मंदिर के चारों तरफ एक आश्रम था जहां कुटाई बनी हुई थी। वही कुछ साधु संत अपने काम करते तो कुछ ताप के साथ यज्ञ करते नजर आ रहे थे। वो इलाके में इंसान प्रजाति के नाम पर सिर्फ वो आश्रम था, बाकी वहां चारों तरफ दूर दूर तक घना जंगल था जहां कोई डर नहीं बल्कि सुकून था। चारों तरफ एक अलग सा सुकून। वही उस जंगल से पतले रास्ते से होते 10 कार आश्रम के सामने आकर रुकी, उसी के साथ उन कार से कुछ गार्ड निकलते हुए बीच के कार का दरवाजा ओपन, कोई वैसे ही वहां संध्या जी, शिवन्या, युवन्या, नवन्या अग्निहोत्री बाहर आए और चारों आश्रम को देखते अंदर ने तरफ बढ़ गई। वहां के कुछ संत उनको देखते हुए बहुत आदर सम्मान के साथ बोले, आए हम आप लोगों को गुरु जी के पास लेकर चलते हैं। वही मंदिर में जहां माता काली का एक बहुत बड़ी और भव्य प्रतिमा थी, वही एक साधु जो देखने में डरवाना नजर आ रहा पर उनके चेहरे पर एक बहुत अलग तेज थी। वो माता काली के मूर्ति के बिल्कुल सामने एक आसन में बैठे अपने आंखें बंद किए हुए थे। तभी वहां एक संत आते हुए अपने हाथ जोड़ सर झुकाते हुए बोले, गुरुजी अग्निहोत्री आए हैं। वो आसान में बैठे हुए महात्मा अपने आंखों को बिना खोले उसी तरह बोले, उन्हें अंदर लाए। संध्या अग्निहोत्री, शिवन्या अग्निहोत्री, युवन्या अग्निहोत्री, नवन्या अग्निहोत्री मंदिर में प्रवेश करते अपने सर झुका पहले माता काली के प्रतिमा के सामने अपने हाथ जोड़ अपने साथ लाए भेंट को माता के मूर्ति के सामने रखते उस आसान में लीन शांत को देखते अपने हाथ जोड़ते हुए संध्या जी बोली, गुरु जी। उसी के साथ वो संत धीरे से अपने आंखें खोले, उनके आंखें खून से गहरे लाल थे। वो शांत माता की प्रतिमा को एक नजर देखते अपने आसान से उठ अपने हाथ ऊपर करते हुए जयकारा लगाते हुए बोले, जय मां भद्रकाली। उसी के साथ सामने रखे भेंट से सिंदूर की थाल उठते माता पर छिड़कते हुए बोलने लगे, जय मां भद्रकाली, जय मां भद्रकाली, तेरी महिमा अपार, तेरा खेल अपार, तेरी नियति अपार। वैसे ही वो संत पीछे के तरफ मुड़े हुए संध्या जी, शिवन्या, युवन्या, नवन्या अग्निहोत्री एक बार फिर आदर से अपना सर झुका ली। संध्या जी उस संत को देखते बोलने लगी, आप हमारे
यहाँ आने की वजह जानते ही है गुरुजी, आप तो सबके ज्ञाता है, हमारे पोते को बचा लीजिए, उनको दर्द से रिहा कर दीजिए, इतना दर्द में मैं अब अपने बच्चों को नहीं देख सकती गुरुजी, नहीं देख सकती। बचपना से उनको तन्हाई और दर्द मिला, एक ऐसा दर्द जहाँ कोई इलाज नहीं। आज मेरे घर के जिरगा अग्निहोत्री के वंशज की जान खतरे में है गुरुजी, आप सब कुछ जानते हैं, बचा लीजिए हमारे को, वंश को। मैं एक फिर से आपके सामने अपनी झोली फैला रही हूँ, मुझे मेरे बच्चों के दर्द की दवा दे दीजिए। ये बोलते संध्या जी आंखों में नमी थे, वही उनके पीछे खड़ी उनके बहुएं खुद के आंसू रोक नहीं पा रही थी। गुरुजी उनको एक नज़र देखते सामने माता काली को देखते हुए बोले, मैं सिर्फ एक दास सबकी ज्ञाता तो ये है बेटा, अगर इन्होंने तुम्हारे घर को जो वंशज दिया है वो तुम्हारे वंशज नहीं, इस माता के वंशज है, मारा काली के वंशज है। वो तीनों तभी उस पीड़ा को सह पा रहे हैं जो किसी साधारण इंसान के सहन के बाहर है। तुम्हारे पोते साधारण नहीं है, वो पूरे दुनिया पर राज करेंगे, जब तक ये देवी नहीं चाहेगी उनको मौत छू भी नहीं सकता। संध्या जी पर ऐसे राज ऐसे रुदाबे का क्या करना गुरुजी, जहां मेरे बच्चों के पास दो वक्त का भी सुकून नहीं, उनकी जिंदगी में तन्हाई है, सिर्फ और सिर्फ तन्हाई। मेरे बच्चे माता की कृपा से सब चीज में आगे और अलग है गुरुजी, पर आप अच्छे से जानते हैं उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे बचपन से जीते जी मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं गुरुजी, अब आप कुछ कीजिए, बोलिए इस देवी को, मेरी बच्चों को उसका सुकून दे, उनकी दुआ जो उनके हर एक दर्द की मलहम बने। गुरुजी सिंदूर की दूसरी थाली को पूरा माता काली के ऊपर डालते हुए जोरों से चीखे, जय मां भद्रकाली। उसी के साथ माता के माथे का सिंदूर और उनके गले का चढ़ाया हुआ 3 मंगलसूत्र उस थाली पर गिरा, जिसके आवाज से सभी थाली में देखने लगे। गुरु की कुछ देर तक वैसे ही उस थाल को देखते ही रहे, तभी उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान छा गए। वो माता काली को देखते हुए बोलने लगे, तेरी महिमा अपार है माँ, तेरी महिमा अपार है, आखिर तूने उसे भेज ही दिया है जिनकी नियति को मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी तूने ने मुझे नहीं दिखाया। उन तेरे अंश की नियति तूने खुद लिखा है माँ, क्या खेल है तेरा इस दुनिया के हर एक रस्मों में से परे। ये बोलते गुरुजी उस थाल को संध्या जी के तरफ बढ़ते हुए बोले, वो आ चुकी है तेरे पोते की दुआ, वो आ चुकी है, दुनिया के हर रिश्तों से ऊंचा उनका रिश्ता होगा, जहां 2 नहीं 4 आत्माएं मिलेगी, जहां तुम्हारे पोते का सुकून देने वाली को बहुत दर्द सहना पड़ेगा, उस बच्ची को बहुत दर्द, उसको एक का नहीं तीनों का सुकून मानना पड़ेगा, पर माँ है ना, सब संभला लेगी। जा वो आ रही है तेरे पोते के हर एक दर्द से रिहा करने, वो आ रही है, जा वो, जय माँ भद्रकाली। 6 खूबसूरत बच्ची गुरु जी के बात न संध्या जी को समझ आई, ना शिवन्या युवन्या नवन्या जी को, पर चारों गुरु के को प्रणाम करते वहां से निकल गए और अपने कार बैठते उनके कार उस इलाके से बाहर की ओर बढ़ने लगा। शिवान्या जी संध्या जी को देखते देखते हुए बोली, गुरु जी क्या कहना चाहते थे? मम्मी जी हमें कुछ भी समझ नहीं आया। युवान्या जी, हाँ मम्मी जी, मेरा दिल अभी बेचैन है, हमारे बच्चों की तकलीफ कैसे दूर होगी, कौन आने वाली है, इससे हमारे बच्चों के दर्द का क्या लेना देना है। नवान्या जी, हाँ मम्मी जी, और ये 3 मंगलसूत्र और एक सिंदूर क्या है, ये सब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा मम्मी जी। संध्या जी अपने बहुओं को देखते हुए बोली, गुरु जी के बातें हमें या किसी को समझ नहीं आता बेटे, वो जो बोलते हैं वो हमें समय के साथ सब समझ आने लगता है, उससे पहले नहीं। अगर उन्होंने कहा है हमारे बच्चों की दर्द से रिहा करने वाली आ रही है, तो जरूर वो आ रही है हमारे बच्चों को दर्द से रिहा करने वाली। बाकी इस 3 मंगलसूत्र और इस एक सिंदूर का अर्थ आप लोगों को वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा, उस माँ पर छोड़ दो, क्योंकि हमारे वंश उनके अंश है और वो अपने अंश को कभी मिटने नहीं देगी। शिवन्या जी, युवान्या जी, नवान्या जी आगे कुछ भी नहीं बोली और उस थाल को देखने लगी जहां सिंदूर और मंगलसूत्र था। वैसे अचानक से उनके कार एक झटके के साथ रुकी, जिससे सभी औरतों का ध्यान गुरु जी के बातों से निकला। सांध्य जी सामने ड्राइवर को देखते हुए बोली, क्या हुआ श्याम, ऐसे अचानक कार क्यों रोक दिया? ड्राइवर सामने देखते हुए बोला, माफ कीजिएगा बड़ी मालकिन, पता नहीं सामने की कार कैसे अचानक से रुक गई, इसलिए हमें रोकना पड़ा, तभी वहां कुछ गार्ड आते संध्या जी को देखते हुए बोले, सॉरी बिग मैम, वो हमारे कार के सामने अचानक से एक छोटी सी बच्ची आ गई, इसलिए से हमें कार रोकनी पड़ी। संध्या जी थोड़ी घबराते हुए बोली, क्या हुआ, वो बच्ची ठीक है ना, उसको कुछ हुआ तो नहीं? गार्ड, बिग मैम, हमारे कार से उसको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, हम समय पर ही कार रोक दिए थे, पर उस बच्ची की हालत कुछ ठीक नहीं है। गार्ड के बात सुनते संध्या जी तेजी से कार से बाहर निकली और उनके साथ शिवन्या जी, नवान्या जी, युवन्या जी बाहर आए और संध्या जी गार्ड को देखते हुए बोली, चलिए हमें उसके पास ले चलिए। वो सभी सामने कार के पास आए, जहां सामने कार से कुछ इंच की दूरी पर एक बच्ची बेहोश थी और कुछ गार्ड वहां खड़े उस बच्ची को होश में लाने की कोशिश करते। चारों औरतें तेजी से उस बच्ची के पास गई, उस बच्ची को देखते चारों औरतें एक पल के लिए उस बच्ची को देखती ही रह गई। वो बच्ची जो कोई 7 साल नजर आ रही थी, वो किसी अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत थी, दूध से भी ज्यादा गोरा रंग था उसका, छोटा सा मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी काली घनी पलकें जो बंद थी, छोटी सी नाक और छोटे से होठ, और उसके कमर से भी नीचे आते काले लंबे हल्के घुंघराले बाल। पर इस वक्त उसके बॉडी में जगह जगह काट के निशान थे जहां खून रिस रहा था, और बच्ची ने एक छोटी सी फ्रॉक पहनी थी जो फटी हुई थी। उस मासूम की हालत कहीं से भी ठीक नहीं थी। वैसे वो चारों औरतें अपने होश में आते शिवन्या जी
युवन्या जी, नवन्या जी झट से उस बच्ची के सामने बैठते उसको अपने गोद में उठाते उसके गालों को थपथाते हुए बोलने लगी, बेटा उठाए अपने आंखें खोलिए। संध्या जी जो एक तक उस बच्ची को देख रही थी वो जैसे ही उस बच्ची को छुई वैसे ही उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ। वो उस बच्ची को छूते हुए बोली, इस बच्ची का जिस्म आग की भट्टी की तरह जल रहा है। वैसे ही शिवन्या जी उस बच्ची को अपने गोद में उठाते हुए घबराए हुए बोली, मम्मी इस बच्ची को हॉस्पिटल ले चलते हैं। युवन्या जी उसी तरह घबराए हुए बोली, नहीं दीदी हमारे पास इतना वक्त नहीं और बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। नवान्या जी उसी तरह घबराए उस बच्ची को देखते हुए बोली, हाँ दीदी इस बच्ची का हार्ट रेट भी बहुत लो चल रहा है। संध्या जी शिवन्या जी के गोद से उस बच्ची के सर को सहलाते हुए बोली, इन्हें कुछ नहीं होगा, विल चलिए। उसी के साथ वो सभी कार फिर से अग्निहोत्री विल के लिए निकल गई। कार के अंदर शिवन्या जी, युवन्या जी, नवन्या जी के गोद वो मासूम से अप्सरा जैसी बच्ची लेटी हुई थी और शिवन्या, युवन्या, नवान्या जी उस बच्ची के हालत को देखते उनके आंखों में नमी थे। वो तीनों प्यार से उस बच्ची के सर को सहलाते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमते प्यार कर रही थी। पता नहीं क्यों पर उन तीनों औरतों को उस बच्ची से कुछ अलग सा ही लगाव हो रहा था जिसे वो इस वक्त कोई ध्यान नहीं दे रही थी। शिवन्या जी उस बच्ची को देखते हुए बोली, कितनी खूबसूरत बच्ची है, हमने आज तक इतनी खूबसूरती कहीं नहीं देखी, अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत है ये बच्ची, पता नहीं क्या हुआ है उनके साथ। युवन्या जी, एक बहुत अलग सा नो है इस बच्ची में, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है ये बच्ची। सच कहा आपने दीदी, हमें विश्वास भी नहीं ही रहा कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। क्या हुआ होगा इस मासूम के साथ? नवान्या, परी है ये बच्ची, परी, पता नहीं क्यों पर हमें इस बच्ची से एक अलग ही फीलिंग आ रही है, एक बहुत अलग। आप फिक्र मत कीजिए बेटा, हम लोगों आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। वही संध्या जी खामोशी सी अपने बहुओं के बात सुनते एक तक उस बच्ची के चेहरे को देख रही थी। वो खुद से मन ही मन बोलने लगी, गुरुजी आपके बातों और इस बच्ची का क्या कनेक्शन है, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कुछ बहुत अजीब होने वाला है। क्या अर्थ था आपके कहने का गुरुजी? अब हमें बहुत अजीब सा डर लगने लगा है। 7 हवाओं में सुकून। तेज स्पीड से दौड़ते हुए कुछ ही घंटों में वो सभी कर ओबरॉय मैंशन के गेट से होते सीधे पार्किंग में जाकर रुकी। वैसे ही गार्ड बाहर निकलते कार का दरवाजा ओपन किए। एक साइड से संध्या जी बाहर निकली और वैसे ही दूसरे तरफ से शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी उसको बच्ची को अपने गोद में लिए तेजी से बाहर और वैसे ही तेजी से उस ओबरॉय मैंशन अंदर के तरफ बढ़ी। युवन्या जी के गोद में वो बच्ची थी। जैसे ही वो चारों औरतें उस बच्ची को लिए ओबरॉय मैंशन के अंदर कदम रखे तभी अचानक से एक हल्के ठंडी एक सुकून भरी हवा का झोंका पूरे मैंशन के हर एक कोने से होते गुजरने लगे, जिसे हॉल में बैठे सूर्य जी, शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री जो ऑफिस से अभी लौटे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे, चारों को वो अजीब से हवा का झोंका छूते हुए गुजरा जिसे उनके नजर सीधे दरवाजे के तरफ गए और वैसे ही वहां विल के माता दुर्गा की मंदिर की घंटियां शोर करने लगी, जिसके आवाज से संध्या जी के साथ शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी के साथ सूर्या जी, शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री घर के मंदिर के तरफ देखने लगे। उन सब के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। वो सभी औरतें मंदिर के तरफ देखते युवन्या जी के गोद में बेहोश उस बच्ची को देखने लगे। सूर्या अग्निहोत्री, शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री दरवाजे के तरफ बढ़ गए। सभी को जैसे किसी चीज का होश नहीं था, सभी एक तक उस बच्ची को देखते रह गए जो परी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वैसे ही सूर्या जी खुद को सबकते हुए बोले, बेटा बच्ची को अपने कमरे में लेकर जाए। वैसे ही सभी अपने होश में आए और शिवन्या जी, युवान्या जी, नवन्या जी अपना सर हाँ में हिलाते तेजी से उस बच्ची को लिए अपने कमरे के तरफ दौड़ी। सूर्या जी अपने बेटों को आंखों से उनके साथ जाने का इशारा किए। कुछ ही देर में वहां वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर की पूरी टीम वहां मौजूद थी। संध्या जी अब भी वैसे ही खड़े मंदिर के तरफ देखे जा रही थी जहां की घंटियां अब भी शोर कर रही थी। सूर्या जी अपने पत्नी को देखते उनके कंधे में हाथ रखते हुए गंभीर स्वर में बोले, क्या बात है संध्या, आपके चेहरे पर ये अजीब से भाव क्यों? क्या कहा गुरु जी ने? और वो परी जैसी बच्ची कौन है? संध्या एक तक मंदिर के तरफ देखते हुए बोली, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा जी, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सूर्या जी संध्या को एक तक देखते हुए बोले, क्या बात है, हमें अच्छे से बताएं। वैसे ही संध्या जी सूर्या जी के तरफ देखते उनको एक एक कर सब कुछ बताने लगी, पर सूर्या जी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आए। वही संध्या जी माता रानी के मंदिर के पास जाते उनके सामने हाथ जोड़ एक तक माता रानी के मूर्ति को देखते हुए बोली, आपका क्या खेल है माँ, सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रही हूँ, हमें यकीन है हमारा विश्वास आप टूटने नहीं देंगी। वही ऊपर के 3 कमरे में जहां अंधेरा के साथ एक भयानक डरवानी खामोशी थी, वहां वो हवा का झोंका सीधे 3 कमरे अंदर गया। वैसे ही वहां वो तीनों लड़के जिनके आंखें बंद थे वो तीनों झट से अपने आंखें खोले, जहां उनकी आंखें खून से भी ज्यादा गहरी लाल थी। वैसे ही उनके फोले से जलता जिस्म में जलन धीरे धीरे कम होने लगे। पता नहीं उस हवा में क्या था जो उन तीनों के फोले जो अब तक थोड़े से भी कोई रिकवर नहीं हुआ था उसमें रिकवर होने लगा। वैसे ही तीनों अपने मस्कुलर अट्रैक्टिव फोले से धधकते जिस्म को अपने लाल नजरों से देखने लगे। तीनों अपने जिस्म को छूते उस जलन को महसूस करने की कोशिश करने लगे जो धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी। वैसे ही रियांश, प्रियांश, क्रियांश अपने जलती नजरों से सामने देखते उस हवा को महसूस करते अपने आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। आज उनको अपने कमरे में बहते हवाओं में कुछ अलग महसूस होने लगा।
तीनों झट से अपने आंखें खोले जो उसी तरह गहरे लाल थे। तीनों तेजी से अपने रूम से बाहर निकले और उनके नजर एक दूसरे पर गए, पर तीनों एक दूसरे को देखते तेजी से उस ऊपर के फ्लोर के बालकनी के तरफ बढ़े जहां से पूरा घर का हॉल नजर आता था। तीनों रेलिंग में अपने हाथ को टिकते अपने लाल चील जैसी हरी नजरों को पूरे विल में दौड़ने लगे, पर तीनों को हॉल में सूर्या जी और संध्या जी के सिवा कोई भी नजर नहीं आए। तभी उन तीनों के नजारे सूर्या जी के नजरों से टकराए जो उन तीनों को बिना किसी भाव के देख रहे थे। रियांश, प्रियांश, क्रियांश अपने दादू के आंखों में देखते उसको पढ़ने की कोशिश करते हुए पूरे घर में अपने नजारे दौड़ा रहे थे। तभी संध्या जी वहां कुछ बोलती हुई आई। उससे पहले उनके नजर ऊपर तीसरी मंजिल के रेलिंग पर खड़े अपने पोतों पर गई जो पूरे तरह शर्टलेस थे, जिनके बॉडी में वो फोले नजर आ रहे। वो अपने बच्चों को देखते कांप उठी। वैसे ही सूर्या जी संध्या जी को देखते हुए उनको संभला लिए। रियांश, प्रियांश, क्रियांश उनसे अपने नजारे फेरते एक नजर फिर से पूरे घर में दौड़ते फिर से अपने रूम के तरफ तेजी से बढ़ गए। संध्या जी अब भी ऊपर के तरफ देखते अपने कांपते जबान से बोली, हाँ हमारे बच्चे, हमारे पोते जी, वो। सूर्या जी संध्या जी को संभलाते हुए बोले, सब ठीक हो जाएगा संध्या, चलिए। सूर्या जी संध्या जी को लिए अपने बहुओं के कमरे के तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरे तरह जंगल से घिरे माता भद्रकाली के मंदिर में वहां की घंटियां इतने जोरों से बाज रही थी कि जिसके आवाज पूरे जंगल में गूंज रहे थे। वो साधु जो आसान में लीन थे वो फिर से अपने आंखें खोलते माता के तरफ देखते हुए बोले, आखिर तूने उसे वहां भेज ही दिया, मां पहुंच चुकी उनकी। सुकून, तेरा भी खेल अजीब है माँ, अपने 3 शैतानी अंश के लिए चुना भी तो तूने एक मासूम सी परी को। चैट लिटिल फेरी। युवान्या जी के कमरे में सभी परेशानी से खड़ी बेड पर बेहोश उस बच्ची को देखे जा रहे थे जिसको डॉक्टर चेक कर रहे थे। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी उस बच्ची के हालत देखते खुद के आंसू को रोक नहीं पाती। उनको उनके पति संभाले हुए थे। वैसे ही डॉक्टर उस बच्ची को चेक करते उसको चोट लगे जगह में बैंडेज कर दिए। तभी शिवराज अग्निहोत्री उन डॉक्टर को देखते अपने डरवानी रौबदार आवाज से बोले, कैसी है बच्ची। उनके आवाज में एक वार्निंग थी, जैसे कहा रहे हो अगर अपनी कड़वी जबान से अगर कुछ गलत बोल तो बोलने लायक नहीं रहोगे। डॉक्टर्स की टीम अपने चेहरे पर साए पसीने को साफ करते हुए बोले, सर बच्ची ठीक है, बस उनको कमजोरी है, लगता है कुछ दिनों से इस बच्ची ने कुछ नहीं खाया है और उनके हालत देखते लग रहा ये बच्ची जहां भी रहती थी वहां के हालत ठीक नहीं थे। इनकी बॉडी पूरी तरह कमजोर है, ऐसे लगता है इस बच्ची को कभी ठीक से पेट भर खाना भी नहीं मिला है और इनके शरीर के चोट बता रहे हैं ये बच्ची किसी से बचकर भाग रही होगी जिसे इनके पैर पूरे तरह छिल चुके हैं। इस बच्ची को अभी कुछ दिनों तक एक अच्छे देखरेख की जरूरत है सर, फिर ये खूबसूरत बच्ची पूरी तरह ठीक हो जाएगी। हमने इसको नींद इंजेक्शन दिए है, इन्हें आराम की जरूरत है, लगभग 3 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। इतना बोल डॉक्टर रुक गए और डराते हुए आगे बोलने लगे, वैसे एक बात पूछनी थी सरा, आप लोगों को ये बच्ची कहाँ से मिली। वो एक्चुअली हाँ, हमारा मतलब था कि हमने इतनी खूबसूरत बच्ची आज तक नहीं देखी। ये बच्ची एक परी की कल्पना से ज्यादा खूबसूरत है। ये बोलते वो सभी डॉक्टर उस बच्ची को एक तक देखे रहे थे, उनके बात सुनते और उनको इस तरह उस बच्ची को देखता देख शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री की आंखें गुस्से से जलाने लगे। वैसे ही युवराज अग्निहोत्री गुस्से से घूरते हुए बोले, गेट आउट ऑफ हियर। उसी के साथ वो सभी डॉक्टर वहां से 2 मिनट में गायब हो गए। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी उस बच्ची के पास जाते उसके सर को बहुत प्यार से सहलाते उसको अपनी ममता भरी नजरों से एक तक देखे जा रही थी। वैसे ही नवराज अग्निहोत्री उस बच्ची को देखते हुए बोले, कौन है ये बच्ची, कहाँ मिली आप लोगों को। युवन्या अग्निहोत्री उस बच्ची के माथे को चूमते हुए एक एक कर सब कुछ बताने लगे कैसे उनको ये बच्ची मिली। सभी उस बच्ची को बहुत प्यार से देख रहे थे, सबके आंखों में उसके लिए दया और प्यार के भाव थे। शिवन्या जी उस बच्ची को देखते हुए बोली, भगवान न करे ये बच्ची अनाथ हो, अगर ऐसा है तो हम इस बच्ची को अपनी बच्ची बनाकर रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे हम इन्हें। हमारे घर में बच्चे होते हुए भी हमने कभी बच्चे का सुख नहीं भोग पाए, माँ होते हुए भी ममता नहीं लूटा पाए। हमारे घर में एक बेटी की कमी थी, शायद इसलिए देवी माँ ने इसे हमारे पास भेजा है। युवन्या जी, नवान्या जी भी उस बच्ची को एक तक प्यार से देखते हुए शिवान्या जी के बातों में सहमति जताते हुए बोली, हाँ दीदी, हम कहीं नहीं जाने देंगे हमारी बच्ची को, हम बनेंगे इनकी माँ, इनको बहुत प्यार करेंगे जो हम अपने बच्चों को नहीं कर पाए। ये सारी ममता जो हमें अंदर तक कचोड़ रही है हम इस बच्ची पर लुटाएंगे, इनका बहुत अच्छे से हम ख्याल रखेंगे। सूर्या अग्निहोत्री सभी को देखते हुए बोले, बच्ची के होश आने के बाद कुछ फैसला लिया जाएगा, उसे पहले नहीं है, इसलिए अपने भावनाओं को संभाल कर रखिए, कहीं बाद में आप लोगों को तकलीफ न हो। इतना बोलते सूर्या जी वहां से चले गए। उनके बात सुन शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पता नहीं क्यों पर उनको इस बच्ची में आपने बच्चों जैसा लगवा महसूस हो रहा था। शिवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री अपने पत्नी को देखते उनको संभलने लगे। वहीं ऊपर 3 अंधेरे से घिरे हॉल में जहां एक हल्की ब्लू टीम लाइट जल रही थी, वहीं किंग साइज 3 सोफ पर रियांश, प्रियांश, क्रियांश बैठे हुए थे। रियांश एक तक ऊपर सीलिंग को अपनी लाल हरी आंखों से देखे जा रहा था, वहीं प्रियांश एक तक सामने देखते एक अजीब से किनाफ को अपने उंगली को पॉइंट कर रहा था, जिसे खून की टप टप आवाज करती बूंदे नीचे फर्श पर गिर रही थी, जिसके आवाज पूरे कमरे में फैले अजीब से शांति को तोड़ रहे थे। क्रियांश अपनी गर्दन में अपने हाथों को अजीब तरीके से घुमा रहा था उन तीनों के
हरी आंखें लाल थी उन तीनों का ऑरा हद से ज्यादा खतरनाक था। उनके चेहरे को देखते समझा पाना मुश्किल था कि उनके चेहरे पर क्या भाव है। उन तीनों के फेस अब भी मास्क से उसी तरह कवर थे। तभी रियांश की ठंडी मगर अजीब खौफ भरी आवाज वहां गूंजी, आई वॉन्ट द फ्रेग्रेंस स्प्रेड इन दीज विंड्स, तलब है मुझे इस चीज की। प्रियांश उसी तरह एक तक सामने देखते अपनी ठंडी अजीब से सनक भारी आवाज से बोला, समथिंग हैज हैपेंड हियर, द स्मेल इज नॉट ऑफ एनी फोम, किसी ह्यूमन की है ये हवाएं, इस विल से आ रही है। समथिंग हैपेंड हियर, समवन केम हियर और हैज कम अगेन। ये बोलते प्रियांश के चेहरे तो नहीं पर आंखें में एक अजीब से स्माइल थे। प्रियांश लंबी सांस लेते अपने आंखों को झटके से खोलते हुए बोला, दिस इज द फ्रेग्रेंस ऑफ अ गर्ल, इट सीम्स दैट समवन हैज कम टू एंटर आवर वर्ल्ड। उसी के साथ सामने दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन ऑन हुआ जहां अग्निहोत्री मेंशन हाल से लेकर उस पूरी इलाके का वीडियो चलने लगा, जहां कुछ वक्त पहले की सारी स्क्रीन शो होने लगे जिसको प्रियांश अपनी हरी नजरों से एक तक देखे जा रहे थे। तभी पार्किंग एरिया का सीसीटीवी स्क्रीन चलने लगा जहां से कार से संध्या जी बाहर आई। वहीं दूसरे तरफ से शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी एक बच्ची को गोद में लिए बाहर आई जिसको देखते उन तीनों का एक साथ अपने स्पीड तोड़ धड़कने लगा और उसके लाल आंखें धीरे धीरे पूरे तरह हरी होने लगे। तीनों अपने हाथों की मुट्ठी कसते एक तक स्किन को देखते अपने हॉट को महसूस कर रहे थे। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी उस बच्ची को लिए अंदर सारी स्किन शो होने लगी पर उस बच्ची का चेहरा नजर नहीं आया, सिर्फ उसके दूध से गोरी बॉडी, छोटी सी बॉडी नजर आ रही थी जिसमें उस बच्ची के हालत ठीक नहीं थे। उसके बॉडी के चोट साफ दिख रहे थे जिसको देखते उन तीनों का दिल में अजीब से बेचैनी होने लगा था। वो तीनों उस बच्ची के चेहरे को देखना चाहती थे जो वो देख नहीं पाए, पर उन तीनों के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल उभरी। तीनों एक टक उस बच्ची के बैक बॉडी को देखते अपनी ठंडी आवाज से अजीब तरीके से बोले, वेलकम टू आवर डार्क वर्ल्ड लिटिल फेरी, तुम यहाँ आ चुकी पर यहाँ से निकल कभी नहीं पाओगी, कैद होने के लिए रेडी हो जाओ लिटिल फेरी हमारे अंधेरी दुनिया में। चेन्नई सुकून। लगभग 3 घंटे बाद उस बच्ची को धीरे धीरे होश आने लगा। वो अपने उंगलियों को हिलाते धीरे धीरे अपने आंखें खोलने लगी। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, डार्क ब्लू कलर की उसकी आंखें किसी हीरे की तरह चमक रही थी और उसके वो बड़ी बड़ी काली पलके जो उसके खूबसूरत को चार चांद लग रहा था। वहीं उस बच्ची पास बैठे शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी उस बच्ची के होश आते एक तक देख रहे थे, पर उसके आंखों को देखते वो तीनों एक बार फिर से उस बच्ची की खूबसूरती को देखती ही रह गई। वो बच्ची अपने आंखें खोलते उसके नजर अपने सामने बैठे शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी पर गए जो उसको एक तक देखे जा रही। वो बच्ची उन तीनों औरतों को देखते डर सी गई और झट से बेड से उठने की कोशिश करने लगी, पर वैसे उसका सर घूमने लगा। वो पूरी तरह कमजोर थी, उसके अंदर अभी इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि उठ भी सके। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी उस बच्ची के मोमेंट से अपने सेंस में आए और झट से उस बच्ची के तरफ अपने हाथ बढ़ते कुछ बोलने को हुई उसे पहले वो बच्ची कांपते जबान से बोली, हा हम मलिए मत, हा उठते। उस बच्ची से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा, पर उसकी वो हल्की तोतली आवाज किसी का भी दिल एक बार में पसीजने के लिए काफी था। इस कदर मिट्टी सम्मोहन और दर्द भरी थी उसकी आवाज की किसी की आंखों में आंसू आ जाए। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी के हाथ वैसे ही रुक गए और उनको अपने दिल में एक असहनीय दर्द महसूस होने लगा। तीनों कैसी भी खुद को संभलते उस बच्ची को जो उठने की पूरी कोशिश कर रही थी उसको देखते हुए बहुत प्यार से बोले, हम कुछ नहीं कर रहे बच्चा, हम कुछ नहीं करेंगे आपको, देखिए हमारी तरफ, हम बुरे नहीं है बेटा। पर वो बच्ची अब उनको डर भरी नजरों से देखने उठने की कोशिश कर रही थी। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी समझ चुकी थी इस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है। वो तीनों प्यार से बच्ची उठाते अपने गोद में लेते उसके माथे को चूमते हुए बोली, हम बुरे नहीं है बच्चा, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, भूख लगी है ना आपको। वो बच्ची अपने बड़ी बड़ी मासूमियत और डर भरी नजरों से उनको देखे जा रही थी, पर बच्ची को भी पता नहीं क्यों उन तीनों औरतों से कुछ गलत नहीं लग रहा, बल्कि एक सुकून महसूस होने लगा था जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। वो अपना सर हाँ में हिला दी। वैसे ही नवान्या जी एक बटन प्रेस की जिसे कुछ सर्वेंट वहां आकर खड़े हो गए जिसको वो खाने लगे को बोली। कुछ देर बाद सूर्या अग्निहोत्री, संध्या अग्निहोत्री, शिवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री वहां मौजूद थे और बच्ची को मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से देखे जा रहे थे। वो बच्ची नवन्या जी के गोद में थी जिसको तीनों औरतें बहुत प्यार से खाना खिला रही थी। वो बच्ची खाते हुए अब भी डर भरी नजरों से सबको देखे जा रही थी। संध्या जी उस बच्ची के पास जाते उसके सर में प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, हमारी बच्ची तो बहुत बहादुर है, वो जल्दी से ठीक ही जाएगी। वो बच्ची अपने बड़ी बड़ी नजरों से संध्या जी को देख रही थी। संध्या जी उस बच्ची के माथे को चूम ली। वैसे ही सूर्या जी जो कब से उस बच्ची को एक तक देखे जा रहे थे वो आगे आते उस बच्ची के सर में हाथ फेरते हुए बोले, आपको पता है आप एक परी है। वैसे ही सभी थोड़े चौंकते सूर्या हुए अग्निहोत्री को देखने लगे क्योंकि कभी भी सूर्या जी किसी से इतने प्यार से आज तक बात नहीं किए थे जो इस वक्त उस बच्ची से कर रहे थे। वो बच्ची डरते हुए सूर्या जी को देखते हुए तीनों औरतों के साड़ी को कसकर अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ी हुई थी। सूर्या जी मुस्कुराते हुए आगे बोले, हम इस परी से दोस्ती करना चाहते, क्या आप हमारी दोस्त बनेंगी।
ये बोलते सूर्या जी अपने हाथ आगे कर दिया। वो बच्ची कुछ देर उनको वैसे ही देखती रही, फिर धीरे से अपने छोटे से हाथ को सूर्या जी के हाथ में रखते अपना सर हाँ में हिला दी। वैसे ही सभी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट खिल गए। सूर्या जी उस बच्ची को गोद में लेते हुए बोले, तो बताए क्या नाम है हमारी दोस्त का। वो बच्ची सूर्या जी को देखते अपनी मीठी और हल्की तोतली आवाज से बोली, हमारा नाम सुकून है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरे हो गए। संध्या जी के कानों में गुरु जी के बातें चलाने लगे, वो बनेगी उनकी सुकून। सूर्या जी मुस्कुराते हुए बोले, सबकी जिंदगी की सुकून है, आप तो बताएं हमारी सुकून कहाँ रहती है, आपके मम्मी पापा, आपके परिवार में कौन है बच्चा। वैसे ही उस बच्ची चेहरे पर डर और घबराहट के भाव आने लगे, उसकी बॉडी कांपने लगी थी। वो अपने कांपते जबान से बोली, हाँ हमले हमले परिवार न है दोस्त, हमले मम्मा पापा नहीं है। जिस चीज का सभी को अंदाजा था वही हुआ, वो बच्ची अनाथ थी। तभी शिवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री तीनों उस बच्ची के पास जाते, उसके सर को सहलाते, उसके माथे को चूमते हुए बोले, हम हैं ना बेटा आपके पापा, आपके एक नहीं दो नहीं तीन तीन पापा है, आप हमारी सुकून, आपने पापा की सुकून है। शिवन्या युवान्या नवान्या जी आगे आते उस बच्ची को अपने आंसू भरे नजरों से मुस्कुराते देखते हुए बोली, हम आपकी मम्मा, वो भी एक नहीं तीन, आप हमारी गुड़िया, हमारी प्रिंसेस। संध्या अग्निहोत्री आगे आते हुए बोली, हम आपके इस दोस्त की पत्नी है और आपके मम्मा पापा की माँ है, तो बताए क्या कहेंगी आप हमें। वो बच्ची सभी के तरफ एक एक नजर देखते रही, फिर धीरे से हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, दादी माँ। सभी उस बच्ची को मुस्कुराते देख सबके चेहरे पर सुकून उतर आया। सूर्या अग्निहोत्री उस बच्ची के माथे को चूमते हुए बोले, हम सब आज से अभी से आपके परिवार है, आप यहाँ रहेंगी हमारे अग्निहोत्री की प्रिंसेस बनकर। वहीं ऊपर के उस अंधेरे हॉल में उस बच्ची और बाकी घर वालों की आवाज गूंज रही थी, जिसके कोई वीडियो शो नहीं हो रहा था, सिर्फ आवाज गूंज रही थी, जहां बार बार एक शब्द गूंज रहा था, सुकून सुकून। वहीं चेयर पर किसी राजा के तरह बैठे तीन लड़के, जिनके आंखें बंद थी, वो तीनों के कानों में वो मधुर आवाज गूंज रही थी, सुकून सुकून सुकून। वैसे ही झटके वो तीन लड़के अपने आंखें खोलते हुए उस नाम को दोहराए, सुकून। उनके बोलने का तरीका बहुत अजीब था। नीचे हॉल में सभी बैठे हुए थे, सूर्या जी सभी के तरफ देखते हुए बोले, इस बारे में उनको किसी भी तरह से कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए, जब तक हम नहीं चाहते तब तक सुकून का जिक्र उनके सामने कोई भी नहीं करेगा, गलती से भी नहीं। शिवराज, युवराज, नवराज अग्निहोत्री कुछ बोलने वाले थे, उसे पहले सूर्या जी उनके तरफ देखते हुए बोले, हमारे हर फैसले के पीछे कोई ना कोई वजह होगी, आप सभी अच्छे से जानते हैं। फिर अपने बहुओं के तरफ देखते सूर्या अग्निहोत्री आगे बोले, बेटा सुकून का ख्याल रखिए, उनको अकेला मत छोड़िए। शिवन्या, युवान्या, नवन्या जी अपना सर हाँ में हिला दी। रात के लगभग 2 बजे ऊपर के थर्ड फ्लोर से तीन काला साया नीचे आया, जो पूरे तरह काले कपड़ों से ढका हुआ था, सिर्फ उनके वो हरी आंखें चमक रहे थे और चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, और उनके माथे को ढकते उनके बाल तीनों रियांश प्रियांश क्रियांश थे, जो एक कमरे के तरफ बढ़ गए जहां सुकून थी। वो कमरे का दरवाजा बिना किसी आवाज के साथ खुला और तीनों अंदर गए। वैसे ही उनको बेड पर सो रही एक छोटा सा शरीर नजर आया, जो पूरे ब्लैंकेट से ढका हुआ था, और उनके एक एक साइड शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी सोए हुए थी। तीनों साया उस छोटी सी बॉडी को ब्लैंकेट के ऊपर से ही देखते रहे, फिर रियांश आगे बढ़ते उस ब्लैंकेट को उस छोटे से बॉडी के ऊपर से धीरे धीरे हटाने लगे। वैसे ही उन लोगों का दिल जैसा धड़कना ही भूल गया। चटैन, हमारे पास मत आना फेरी। रियांश धीरे धीरे उस छोटे से बॉडी के ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाने लगा। वैसे वैसे उन तीनों का दिल जैसे अपने रफ्फा खाने लगे। जैसे ही उस छोटी सी बॉडी का पूरा चेहरे उनके सामने था, तीनों पालक झपकाए बिना अपनी हरी आंखों से सामने उस चेहरे को देखते ही रह गए, जो किसी परी से भी ज्यादा खूबसूरत था, जिसके चेहरे पर चांद से गहरा नूर था। वो तीनों को जैसे किसी भी चीज का होश नहीं था, उनका दिल धड़कना ही भूल चुका था। इस चीज का उनको अंदाजा उनको भी नहीं था। वो सामने उस स्लीपिंग ब्यूटी को देखते ही रह गए, जिसका नाम सुकून था, जो हर एक चीज से अनजान अपने सपनों की दुनिया में खोए हुई थी। तभी वहां किसी के आने की आहट हुआ, जिसे तीनों रियांश प्रियांश क्रियांश अपने सेंस में आए, और सुकून को देखते ही देखते तीनों वहां से पलक झपकते गायब हो गए। तभी उस रूम में संध्या जी आए और अपनी बहुओं को सोते देख सुकून के पास जाते उस सोती हुई स्लीपिंग ब्यूटी देखते उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गए। वो हल्का सा बहुत प्यार से सुकून के चेहरे में हाथ फेरते हुए बोली, नियति आपके साथ बहुत बड़ा खेल रचने वाली है बच्चा, हम जानते हैं चाहे हम लाख कोशिश कर ले पर नियति से नहीं जीत सकते, हम उनसे आपको छुपाने लाख कोशिश कर ले वो आप तक पहुंच ही जाएंगे। अगर हमारा अंदाजा सही है तो आप तीन डेविल की फेरी बनेगी, हमारी बच्चों की सुकून। फिर भी आपको उस दर्द से बचने की हम पूरी कोशिश करेगी, बाकी माँ के हाथ में है। इतना बोलते संध्या जी प्यार से उस सुकून के सर को चूमते वहां से चली गई। तभी बालकनी से वही तीन साया बाहर निकले और एक नजर दरवाजे के तरफ देखते सुकून को देखने लगे। वैसे ही उन तीनों के मास्क लगे चेहरे पर एविल मुस्कुराहट खिल गए। तीनों वैसे ही एक तक सुकून को देखते हुए बोले, यू आर राइट ग्रैंडमा, दिस इज द फेरी ऑफ थ्री डेविल्स। आप सबकी कोशिश को भी देखते, हम इस तक नहीं, ये हम तक पहुंचेगी, अगर नहीं पहुंची तो उस दर्द से बच जाएगी, अदरवाइज पेन विल हर लाइफ। She will have to be imprisoned if this fairy can save herself from the three devils, then don't let us reach you.
लिटिल फेरी, ये बोलते उन तीनों के चेहरे पर एक अजीब से भाव थे, एक अलग से सनक के साथ उनके आंखों में दर्द भी था। वैसे ही तीनों एक तक सुकून को देखते अपने चेहरे से उस मास्क को धीरे से अलग किए और एक साथ सुकून के ऊपर झुकते हुए उसके माथे और दोनों गुबी गालों में अपने होठों को रख दिए। वही सुकून जो अपने सपनों के दुनिया में खोए हुई थी, जहां उसको 3 हरी आंखें नजर आ रहे थे, जिससे वो बेचैन होने लगी थी और धीरे से अपने बड़ी बड़ी पलकों को हिलाते अपने अपने आंखें खोलने लगी। वैसे उसके नज़ारे सीधे क्रियांश के हरी आंखों से टकराए, जो उसके चेहरे पर झुके हुए उसको एक तक देख रहे थे। वैसे ही सुकून के आंखें बड़े बड़े हो गई और डर और घबराहट के साथ वो झट से अपने आंखें बंद करते हुए चीख उठी, मम्मी। वैसे ही उसके बगल में सो रही शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी झट से उठते सुकून को देखते अपने सीने लगा लगी और उसके गालों को प्यार से थपथपते हुए बोलने लगी। शिवन्या जी, क्या हुआ बच्चा, अपने आंखें खोलिए, देखिए हम हैं ना, आपकी मम्मा आपके पास है। युवन्या जी, हमारी बच्ची, आंखें खोलिए, देखिए आपकी तीनों मम्मा आपके पास है। नवन्या, सुकून अपने आंखें खोलिए बेटा, देखिए हमारी तरफ। पर सुकून पसीने से लथपथ पूरे तरह डर से कांप रही थी और अपने आंखों को कस वैसे ही बंद किए हुए थी। शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी पूरे तरह घबरा चुकी थी। कुछ ही देर में वहां डॉक्टर की टीम खड़ी सुकून का चेकअप कर रहे थे शिवन्या, युवन्या, नवन्या जी को शिवराज अग्निहोत्री, नवराज अग्निहोत्री, युवराज अग्निहोत्री सबले हुए थे। सूर्या अग्निहोत्री, संध्या अग्निहोत्री भी वहीं पर खड़े परेशानी भरे भाव से डॉक्टर को देख रहे थे। डॉक्टर सुकून का चेकअप करते सभी के तरफ देखते हुए बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, लगता है बच्ची ने कुछ बुरा सपना देखा है। ये बच्ची जहाँ पहले रहा रही होगी वहाँ का मोहल्ला ठीक नहीं रहा होगा, तो ये बुरे सपने आना नॉर्मल है, उसे आराम की जरूर है, सुबह तक उनको होश आ जाएगा, फिक्र मत कीजिए सर, बच्ची ठीक है। डॉक्टर के बात सुनते सभी के चेहरे पर राहत के भाव नजर आए। शिवन्या, युवन्या, नवन्या अग्निहोत्री के आंखों से आंसू निकल रहे थे। तीनों सुकून के पास जाते उसके माथे को चूम लिए। वहीं ऊपर उस अंधेरे हॉल में सामने बड़ी सी दीवार पर सुकून का सीसीटीवी वीडियो चल रहा था, जहां नीचे उस कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वैसे ही उस स्क्रीन पर शो हो रहे थे, जिसे सामने किंग साइड चेयर पर बैठे रियांश, क्रियांश एक तक देखे जा रहे थे। तीनों सुकून के मासूम चेहरे को पॉइंट करते हुए रोक दिया। वैसे ही रियांश उस स्क्रीन के पास जाते सुकून के चेहरे पर अपने हाथों को अजीब तरीके से घुमाते हुए बोला, सिर्फ हमारी आई तुम्हें इस तरह खौफ देती है तो हमारी हमें किस तरह सहोगे फेरी। प्रियांश अपने चेयर से उठ उस स्किन के पास बढ़ते उसमें अपने हाथ घुमाते हुए बोला, इतना डर, इट वुड नॉट बी गुड फेरी, सिर्फ हमारे देखने से तुम इस तरह डरती हो, सो थिंक जिस दिन तुम्हारे जिस्म को हम छुएंगे उस पल तुम्हारा क्या होगा। क्रियांश अपने चेयर से उठ उस स्किन के तीसरे तरफ अपने हाथ फेरते हुए बोलने लगा, थरी डेविल को खुद में किस तरह से होगी, लिटिल फेरी हमारे दुनिया में कदम मत रखना, अदरवाइज यू विल बी इम्प्रिजन्ड इन दिस डार्कनेस फॉरएवर। ये बोलते उन तीनों के आंखों में एक अजीब सा सनक नजर आ रहा था। वो तीन एक तक उस स्किन में को देखते अपने सख्त हाथों को बहुत अजीब तरह घुमा रहे थे। वैसे ही रियांश लंबी लंबी सांसें लेने लगा, देखते ही देखते प्रियांश और क्रियांश भी गहरी सांसें लगे। तीनों के आंखें लाल होने लगे थे और तीनों एक दूसरे को देखते तेजी से अपने कमरे के तरफ बढ़े और अपने शर्ट को निकाल फेंकते हुए तीनों अपने आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। तीनों के बॉडी में फिर से वो फोले पड़ रहे थे। वैसे उनके माइंड में उस कमरे में जो हुआ वो चलने लगा। तीनों संध्या जी के आते सीधे बालकनी के तरफ गए, जिसे वहां के पर्दे उनके स्किन को टच हुआ, जिसका रिएक्शन उनकी बॉडी में शो कर रहा था।